आज हम वेव्स का एक्सरसाइज 5B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQ सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए। तो 1 क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मास, है ना, एंड दिया हुआ है। तो लेंथ हमें दिया हुआ है कितना है 0.4 मीटर, और उस स्ट्रिंग का हमें मास गिवन है इस 10⁻² kg करके। आगे लिखा है इस टाइटली क्लैम्प्ड एट इट्स एंड्स, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको इस एंड पे फिक्स किया गया है, मतलब बोथ एंड्स हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड एंड हो गए। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.6 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 1.6 न्यूटन। Identical waves pulses are produced at one end at equal intervals of time delta t। तो let's say ये पहली वेव प्रोड्यूस की, अब दूसरी वेव डेल्टा t टाइम में प्रोड्यूस की जा रही है। अब क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है तो यहाँ पे जो है ना रिफ्लेक्शन होगा एट फिक्स्ड एंड वो इन्वर्टेड शेप का होगा। तो लिखा है मिनिमम टाइम, है ना, ऑफ डेल्टा टी विच अलाउज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन सक्सेसिव पल्सेस। ठीक है, तो सक्सेसिव दो पल्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब उन दो पल्स के बीच का हम क्या बोल सकते हैं, उन दो पल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 0 या 2 पाई करके होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये पहली वेव पल्स क्या हुई होगी, यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो ये उल्टा हो गया होगा ना, तो ये वाला पल्स अपोजिट हो गया होगा, ये बाद में हिट करेगा, ये इन्वर्ट हो गया होगा। तो वेव पल्स का शेप कुछ ऐसा रहा होगा ना, पहले ये वेव आगे जा रही होगी, ये रिफ्लेक्ट होके ये वेव मेरी कहाँ आई होगी, पीछे। अभी ये कौन सी वेव है, फर्स्ट वेव है। अब ये हिट करने के बाद फिर से ये क्या होगा, इन्वर्ट करेगा, ये वेव मेरा नीचे हो जाएगा और ये वेव ऊपर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना पल्स का शेप हमारा कुछ ये हो जाएगा, है ना। ये तो फर्स्ट वेव हो गई जो रिफ्लेक्ट हुई, और जब इसी, है ना, क्या बोला है, दो वेव्स कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, डेल्टा टी टाइम में। तो ये वेव यहाँ से होके रिफ्लेक्ट होके फिर आगे, है ना, वापस जाने से, है ना, टाइम पे दूसरी वेव उसी टाइम में हमने प्रोड्यूस की है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दो वेव्स के बीच का अब फेज डिफरेंस, ये फर्स्ट वेव ये सेकेंड वेव, अब इन दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0, है ना। तो यहाँ 0 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L + L दैट इज 2L, है ना, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्पीड कितनी होती है, √T/μ 2 × लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो है मेरा 0.4, और डेल्टा t जो मुझे यहाँ पे निकालना है ना, कि दो वेव्स मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम मतलब फेज डिफरेंस मिनिमम 0, ठीक है। तो डेल्टा टी हम निकालना चाहते हैं। अब टी तो हमें गिवन है 1.6 न्यूटन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है म्यू, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। ये है 2 × 0.4 0.8 बाय डेल्टा टी करके। अब ये म्यू निकालते हैं, तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द स्ट्रिंग बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मास कितना है 10⁻² kg, ये गिवन है क्वेश्चन में, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है आपका 0.4, तो ये आया 1/100, 100 × 0.4 हो गया 40। तो 1/40 यहाँ रख दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 1/40। 40 ऊपर गया, 40 × 1.6 को हम लिख सकते हैं 4 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी कितना आएगा 0.8/8 दैट इज 0.1 सेकेंड करके। तो 0.1 सेकेंड विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ आ गया सबको, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन है, लिखा हुआ 2 वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ L and 2L। तो L लेंथ की स्ट्रिंग है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका लेंथ तो L है पर इसका रेडियस कितना गिवन है ना, रेडियस 2R लिखा है। हैव रेडाई 2R and R respectively, they are stretched under same tension. Both string have their fundamental modes
द वन ऑफ लेंथ L विद फ्रीक्वेंसी F1 अदर विद फ्रीक्वेंसी F2 रेशियो ऑफ F1 एंड F2। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों एंड क्या है आपके फिक्स्ड हो गए, ठीक है। अब दूसरी जो स्ट्रिंग है जो सेम मटेरियल की है, मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम है क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है, तो वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका ना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा तो मास बाय वॉल्यूम आपका क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो इसका भी डेंसिटी वही है, इसका लेंथ हो गया 2L और इसका रेडियस मुझे गिवन है R। दोनों केस में टेंशन सेम है। हमसे पूछा है आपका फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, ऊपर वाला F1 है नीचे वाला F2 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 है ना, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1/2L रूट अंडर T डिवाइडेड बाय म्यू करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे है ना T क्या है, सेम गिवन है क्वेश्चन में। अब म्यू की बात की जाए दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना। अब म्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, इस स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डेंसिटी सेम गिवन है, तो मैं यहाँ पे एरिया से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मास बाय है ना एरिया इनटू लेंथ तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दिस कम्स आउट टू बी डेंसिटी इनटू एरिया। और एरिया कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर करके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ डेंसिटी सेम है तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई, हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ म्यू की जगह आप लगा दोगे रो पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो गया 1/2L इंटू R रूट ओवर न्यूमरेटर में T, डिनोमिनेटर में रो इंटू पाई। अब क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, टेंशन सेम दिया है, डेंसिटी सेम मटेरियल बोला है सेम है, पाई सेम है, तो F जो है वो आपका लेंथ और रेडियस के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मुझसे पूछा है F1/F2 का रेशियो बताइए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल L और R, तो L1R1 और ऊपर गया दिस कम्स आउट टू बी L2R2, L2R2 ये रहा तो 2L इंटू R और L1R1 L इंटू 2R, तो ऊपर 2LR नीचे 2LR, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, 1 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है। यहां तक सबको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे नेक्स्ट आते हैं, एंड्स ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ L आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। एक वायर है ना, जिसे स्ट्रेच किया है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, मतलब टोटल लेंथ है L। लिखा है इन वन एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर, तो एक एक्सपेरिमेंट में इस वायर में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो है ना आपका लेट्स से स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन गिवन है a साइन ऑफ लिखा हुआ है पाई x/L इनटू मैं क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा t, एंड एनर्जी इस वेव के करस्पॉन्डिंग कितनी है E1। उसी तरह से एंड इन अदर एक्सपेरिमेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है a साइन ऑफ क्या लिखा जा सकता है 2 पाई x डिवाइडेड बाय L इनटू यहाँ पे पड़ा है साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू t ना, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें लेट्स से एनर्जी गिवन है E2 करके। देन E2 E1 में हमें रिलेशन पता करना है, तो E फॉर एनर्जी, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक वेव में इंटेंसिटी आप क्या लिख सकते हो 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू क्या लिखा जा सकता है VW। अब मैं क्या करता हूं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 पाई f का स्क्वायर हो गया विच इज ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहा, ठीक है, सेम स्ट्रिंग होगी तो डेंसिटी तो सेम होगा। अब वेव वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, है ना, ओमेगा बाय के करके, ये के हो गया, यहाँ पे ओमेगा हमें पता ही है तो ओमेगा डिवाइडेड बाय के करके इसको लिख दिया जाए। अब ये इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। S फॉर एरिया, सेम वायर है तो एरिया सेम, टाइम सेम है ना, 2 नंबर सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या दिख रहा है वेव का सेम है, सेम वायर में है तो रो भी सेम है। बस अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय है ना
एंगुलर वेव नंबर k करते हुए, तो हम E2/E1 लिखने जा रहे हैं, E2 डिवाइडेड बाई E1, तो आप क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यूब बाय k करके, तो इसका ना ओमेगा 2 ना, इसका ओमेगा है 2 ओमेगा है ना, इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय इसका k रहा kx करके होता है, विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय l, ये आया मेरे पास। और वैसे ही E1 के लिए क्या लिख सकता हूं, ये रहा ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय k है मेरे पास, पाई बाय क्या लिखा जा सकता है आपका l। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर पड़ा हुआ है 8 है ना, और ये पड़ा हुआ है आपका कितना है यहाँ पे ना, ये पड़ा हुआ है 2, तो 8/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया है ना, पाई बाय एल ओमेगा क्यूब कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या बोल सकता हूं E2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया रेशियो 4 टाइम्स E1, तो E2 इक्वल टू 4 टाइम्स E1 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। आपको बस देखना था किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन कांस्टेंट है उसको हटाते जाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का। नंबर आते हैं 5 पे, 2 pulses in a stretch string whose centers are initially 8 centimeter apart। तो ये देखो ना, ये पहली स्ट्रिंग है ना, ये इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, लिखा है 2 पल्स है, डायग्राम में दिखा रखा है ना, इन 2 पल्सेस का जो सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब लिखा है आर इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एज शोन, ठीक है, ये है ना दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। लिखा है स्पीड ऑफ ईच पल्स कितना गिवन है मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल बी, टोटल एनर्जी कितनी होगी पल्स की हम बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स इसने 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा है ना, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर, इसने भी 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के सेंटर आके एक ही लाइन पे मिक्सअप हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं ये है ना, और ये जो है दोनों पल्स के सेंटर एक दूसरे पे आके क्या हो गए मिक्सअप हो गए। अब इनका अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अभी भी ऊपर वाली पल्स आगे जाते हुए नीचे वाली पल्स पीछे जाते हुए, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए क्योंकि आइडेंटिकल पल्स है, तो जितना यहाँ +2 होगा उतना ही -2, जितना यहाँ +4 होगा उतना ही -4, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पर ये पल्स आगे जा रही है, ये पल्स पीछे जा रही है, तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी प्योरली ना, यहाँ पे पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी वो तो 0 हो गई, तो यहाँ पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है मोशन के फॉर्म में, दैट इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है ना। जो पहले टोटल एनर्जी थी है ना, ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी लेट्स से कहीं लॉस हो गई हो, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पूछा है आपसे टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस, टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल स्टिल रिमेन इन द प्योरली फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म में मिक्स्ड फॉर्म में थी, पर जैसे ही यहाँ पे दोनों सेंटर मिक्स्ड हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो सभी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आ गए, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, देयरफॉर पूरी एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में हो गई, तो देयरफॉर आंसर इज बी करते हुए। तो ये क्वेश्चन 5 का आंसर समझ आ रहा है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 8 क्वेश्चन क्या है, पुलिस कार मूविंग है 22 मीटर पर सेकेंड, ये सपोज एक पुलिस की कार है ना, ये पुलिस कार कितने स्पीड से जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, चेसेस अ मोटरसाइकिलिस्ट, ये इस मोटरसाइकिलिस्ट को क्या कर रहा है चेस कर रहा है, ठीक है, ये मोटरसाइकिलिस्ट आगे जा रहा है ना, तो ये जो पुलिस कार है इस मोटरसाइकिलिस्ट को चेस कर रही है। The policeman sounds his horn at 176 hertz. Let's say हम कह देते हैं ये जो पुलिसमैन है ये कितनी फ्रीक्वेंसी से अपना let's say हॉर्न साउंड कर रहा है 176 hertz, while both of them move towards a stationary siren. ये दोनों स्टेशनरी साइरन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये साइरन मूव नहीं कर रहा ना, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 165 हर्ट्ज करके। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल की स्पीड बतानी है, मोटरसाइकिल ऑब्वियसली आगे जा रहा है,
ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स, कोई बीट नहीं आ रहा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इस सायरन का इसे सुनाई देगा और जो फ्रीक्वेंसी इस पुलिस हॉर्न का सुनाई देगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कही जा सकती है, सेम होगी, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी 0 हुई होगी। तो हमसे पूछा गया है इस, है ना, का स्पीड कितना होगा। इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि, है ना, जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका अभी तक आप जो देखते थे, ठीक है, यहाँ पे, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है, इसमें ये ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है। सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी f0 एमिट कर रहा है तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, वो कितनी सुनाई देगी, उसके लिए हम एक फॉर्मूला, है ना, जो लिखते थे f0, है ना, इनटू, है ना, यहाँ पे लिखते थे उसका ट्रिक। ये कब अप्लाई होता है, जब फॉलोइंग का सिचुएशन आ जाए, ठीक है। अगर हम बोले जैसे सोर्स अगर आगे जाए vs स्पीड से और ऑब्जर्वर इसको फॉलो करे ना vo स्पीड से, अभी ऑब्जर्वर सोर्स को फॉलो कर रहा है और दूसरे केस में, है ना, vo पीछे आए और vs ना अभी सोर्स ऑब्जर्वर को फॉलो कर रहा है, तो लिखने का तरीका क्या होता था, ऊपर और नीचे आप लिखते थे, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, o पहले आता है इसलिए vo ऊपर और vs नीचे। यहाँ पे भी क्या होता है, vo ऊपर और vs क्या बना हुआ है अपना, नीचे। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप हमेशा सोर्स के हिसाब से सोचोगे, तो सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जाएगा तो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है ना, तो जो साइन नीचे लगाओगे वही साइन ऊपर लगाओ। ये फॉलोइंग के टाइम का सिचुएशन है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अगर बोलूं, अगर सोर्स के हिसाब से बात की जाए तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर को सोचो क्या करना है, बढ़ाना है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर को घटाना है माइनस, जो साइन नीचे लगा है वही साइन ऊपर लगाना है, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अपना क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, है ना। दोनों अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। पर अगर फॉलोइंग वाला सिचुएशन हो तो ये बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं ये F2 की बात करने, तो ये F2 है, उस केस में ये सोर्स हो गया, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ये वाला सिचुएशन हम यूज करने वाले हैं। तो ये F2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F2 तो आगे F0 है आपका 176 इनटू साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी है, 330 ना, ये लेके चलते हैं। अब ऑब्जर्वर ये रहा v से और सोर्स है 22 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हम ये सोर्स वाला फॉलो कर रहा ऑब्जर्वर को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर घटाना है, जो नीचे साइन वही ऊपर लगा दो। ये तो आ गया F2 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये है 176, नीचे पड़ा हुआ है अपना 308 और ऊपर है मेरे पास 330 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, v करके। इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे अगर 8 से बात की जाए, ठीक है, 8 3 जा 24 68, चलो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। और नीचे अगर कैंसिल करता हूँ 4 7 जा 28, फिर आएगा आपका 28, तो 4 7 जा 28, दिस इज 330 माइनस v करके, है ना। तो 11 4 जा 11 7 जा इंटू 330 माइनस v, ये तो मेरी कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, ये F2 जो यहाँ से, है ना, हॉर्न से आ रही है। अब जो इस सायरन से आ रही है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो F3 इज इक्वल टू क्या लिखते हुए 165 इनटू साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी है 330, यहाँ पे भी क्या है आपका 330। अब क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर V से आ रहा है और सोर्स रुका हुआ है, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब डिनोमिनेटर घटाओ और न्यूमरेटर को बढ़ाओ, दैट्स इट। 165 330 को कैंसिल करेगा कितने से, 2 से, तो ये हो गया 330 प्लस v डिवाइडेड बाय क्या पड़ा है मेरे पास 2। अब F2 F3 को बराबर कर दो, तो यहाँ पे बराबर करते हुए यहाँ से क्या लिखते हुए ना, ये हम बोल रहे हैं कि कोई ना उसको बीट फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रही, तो 4/7 इंटू 330 माइनस v इज इक्वल टू, यहाँ पे पड़ा हुआ है 330 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 करते हुए, है ना। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 8, तो ये आया 8 इंटू 330 माइनस
8 इंटू वी इज इक्वल टू 7 यहाँ ले गया, तो 7 इंटू 330 प्लस 7 इंटू वी। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 8 इंटू इसको यहाँ लेके आऊंगा तो 8x माइनस 7x, ये सीधा x आ गया, दैट इज 330 एंड 8v प्लस 7v हो गया 15v। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 15 2 जा फिर 2 जा 22 मीटर पर सेकेंड करते हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस जो पुलिस कार है ना, जो ये चोर है, उसकी स्पीड कितनी होगी, 22 मीटर पर सेकेंड, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी करते हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आपको ये चीज याद रखनी, ये कब अप्लाई होगा, जब ऑब्जर्वर सोर्स को या सोर्स ऑब्जर्वर को फॉलो करे, उस टाइम पे ये सिचुएशन बात होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया। आते हैं 9 पे, लिखा है इन द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग रेजोनेंस कॉलम method, length of air column that resonates in this fundamental mode with a tuning fork of, है ना, with the tuning fork is 0.1 meter. When length is changed to 0.35 meter, the same tuning fork resonates with first overtone. Calculate end correction. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका ना पहला रेजोनेंस कंडीशन है, उस टाइम पे इसका लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पे लेंथ है आपका 0.1 मीटर करके, और हम जानते हैं यहाँ पे कुछ एंड करेक्शन आता है ना, फ्री एंड पे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल मोड हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि when this length is changed, है ना, फर्स्ट फंडामेंटल की बात करूं तो यहाँ पे f नॉट आपका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4l इंटू, है ना, और l की जगह यहाँ क्या आएगा, l प्लस e करके आएगा, ठीक है, इंटू क्या है v, है ना, जो भी यहाँ स्पीड होगी साउंड की। उसी तरह से नेक्स्ट केस के लिए बात हो रही है, जब आपने इसका लेंथ बढ़ा के कितना कर दिया, है ना, 0.35 मीटर कर दिया, ठीक है। तो 0.35 मीटर कर दिया हमने, सपोज इसका लेंथ l डैश, ये हो गया 0.35 मीटर, ठीक है। तो उस टाइम पे एंड करेक्शन तो उतना ही रहेगा, एंड करेक्शन आपका कितना होता है ना, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो ये तो उतना ही रहेगा। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑब्टेन हो रहा है, मतलब नेक्स्ट करेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक, तो यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स ऑब्टेन होते हैं, हम जानते हैं। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स का मतलब फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड आएगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, सेम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज हो रहा है, सेम ट्यूनिंग फॉर्क मतलब अभी भी f जो है वो इसके 3 टाइम्स हो गया, दैट इज 1/4 टाइम्स l डैश प्लस e इंटू क्या लिखा जा सकता है v। अब दोनों f तो आपके सेम है ना, विच इज इक्वल टू ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी f नॉट। मुझसे पूछा है एंड करेक्शन कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कीजिए। तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बन के आया v डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स l प्लस e इज इक्वल टू, यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा 3v डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स l डैश प्लस e करके। तो 3 है ना, सॉरी ये 3 तो आपका रहेगा, यहाँ पे आप किसको कैंसिल कीजिए, v को v से, 4 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये आया l डैश प्लस e इज इक्वल टू 3l प्लस 3e करके आया। e को यहाँ ले गया, ये हो गया 2e, और ये 3l यहाँ लेके आया, ये बन गया l डैश माइनस 3l। यहाँ से एंड करेक्शन आया l डैश माइनस 3l डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे l डैश है मेरा 0.35 रख दीजिए, माइनस l की वैल्यू है 0.1 इंटू 3 करूंगा तो 0.3 बाई 2, ये एंड करेक्शन आ गया 0.1 है ना, 0.5 डिवाइडेड बाई क्या है 2, विच इज इक्वल टू 0.025 मीटर करके ना। तो 0.025 मीटर, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने, लिखा है अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, एक साउंड है ना, साउंड की ये सोर्स हो गया, ये कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज करके। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ना, ये वाटर में ये सोर्स रखा हुआ है ना, तो साउंड की स्पीड वाटर में कितनी है, ये लिखी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में इस साउंड की स्पीड कितनी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है ना, हु इज स्टैंडिंग इन एयर। ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, सोर्स भी रेस्ट पे है,
जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा तो यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट तो होगा नहीं, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो सेम ही सुनाई देगी ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कब होती है, ऑब्जर्वर को कब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जब है ना हम बोले कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो तो डॉपलर इफेक्ट आता है ना। दो अलग अलग मीडियम पे रखने से तो आएगा नहीं, है ना। मीडियम अगर चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है ना, भले यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाए, यहाँ पे स्पीड v1 है, मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, ये रूल को फॉलो करते हुए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है ना, इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है। मीडियम पे कौन डिपेंड करता है, स्पीड और वेवलेंथ। ठीक है, अगर मीडियम चेंज भी हो रहा है, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो ये कितना फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा, जितना ये एमिट कर रहा है, दैट इज 600 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर आ जाता है डी। यहां तक सबको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ है ना रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लेवल ऑफ वाटर एट फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट रेजोनेंस ये रहा सपोज, ठीक है, दैट इज लैम्डा बाय 4 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, L1 करके आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट रेजोनेंस। फिर आगे लिखा है सेकेंड रेजोनेंस ऑब्टेन हुए 63.2 पे। तो सेकेंड रेजोनेंस मतलब हम क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कितने लैम्डा बाय 4 आ जाएंगे, 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो 3 लैम्डा बाय 4 ये कितना आ गया, L2 प्लस सम एंड करेक्शन आएगा। ठीक है, L2 प्लस ई, यहाँ पे आएगा L1 प्लस ई कुछ एंड करेक्शन के साथ। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है एरर इन स्पीड कितना है। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 या 2 लैम्डा बाय 4, और यहाँ पे आप कर सकते हो L2 माइनस L1 करके, क्योंकि एंड करेक्शन तो कैंसिल आउट कर गया। यहाँ से हमारा वेवलेंथ कितना आ गया, 2 टाइम्स हमने लिख दिया L2 माइनस L1 करके, तो यहाँ से वेवलेंथ आया 2, L2 है 63.2 और L1 है मेरे पास 30.7 करके ना। ये किसमें अपना सेंटीमीटर में, तो वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा, दैट इज 12 7 आया 5, फिर 2 यहाँ पे और यहाँ पे हुआ 3, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। 65 आ गया। अब हमें यहाँ क्या बात करना है, साउंड की स्पीड कितनी होगी इसके हिसाब से, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ लैम्डा ना, f कौन सा 512, लैम्डा कितना 65, पुट कीजिए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, f हो गया 512 हर्ट्ज और स्पीड है 65 है ना सेंटीमीटर, पुट करके यहाँ पे आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड करते हुए। तो ये जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी मेरी इज इक्वल टू, हम यहाँ बोल सकते हैं 300 है ना 32.8 मीटर पर सेकेंड करके। ठीक है, ये आएगी। पर हम क्या जानते हैं, साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो एरर कितने का एरर आया है ना, एरर आया आपका 332.8 माइनस 330 विच इज 2.8 मीटर पर सेकेंड। इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले जाओगे, ये आया 280 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज योर ऑप्शन नंबर। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर आ गया डी करके। तो ये है आपका है ना क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। समझ आ गया यहाँ तक। 15 क्वेश्चन लिखा है अ मासलेस रॉड। ठीक है, तो एक रॉड लेट्स से ये मासलेस है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है, इज सस्पेंडेड, ये मासलेस रॉड नाम दिया है बी डी करके, इज सस्पेंडेड बाय 2 आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स ए बी ना, एंड दूसरी स्ट्रिंग क्या है सी डी, आइडेंटिकल है ना, मतलब मास सेम है, लेंथ सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे एक ब्लॉक सस्पेंड किया है जिसका मास m है ना, और ये कितना यहाँ से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x गिवन है। टोटल इस रॉड का लेंथ L था, तो P से D का लेंथ हो गया मेरा L माइनस एक्स। अब लिखा है इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट वायर, इस लेफ्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, लेट्स से AB वायर की is twice the fundamental frequency of right wire। लेफ्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट वायर। दोनों एंड फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड के केस में हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 टाइम्स L। L तो दोनों के केस में सेम है
ना, तो 1/12 और यहाँ पे आएगा स्पीड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेंशन दोनों के केस में सेम नहीं होगा, तो TL यहाँ पे TR, और क्योंकि आइडेंटिकल बोला है तो दोनों का मास पर यूनिट लेंथ आपका क्या होगा, सेम। और ये आपको गिवन था, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो म्यू से म्यू, 2L से 2L कैंसिल हुआ, तो TL इक्वल टू 2√TR। तो यहाँ से आप स्क्वायर करते हुए TL इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स TR करके आया। मतलब लेफ्ट साइड में जो रस्सी में जो टेंशन है वो राइट साइड के रस्सी का टेंशन का 4 टाइम्स है। मुझसे पूछा है x कितना होगा, तो हम बोल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोल सकता हूँ, P पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम करने का मतलब जितना इस है ना, इस P पॉइंट के अबाउट जितना इसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना इसका TR का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। दोनों का टॉर्क लेफ्ट वाले और राइट वाले का टॉर्क बराबर कर दो, तो लेफ्ट वाले का टॉर्क हो गया T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस TL इंटू x, और राइट वाले का हो गया TR इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पॉइंट P से L माइनस x। TL की वैल्यू है मेरे पास 4 टाइम्स TR इंटू x इज इक्वल टू TR इंटू ये पड़ा है L माइनस x। TR से TR कैंसिल, यह आया 4x इज इक्वल टू L माइनस x। यहाँ से x यहाँ आया तो ये बन गया 5x इज इक्वल टू L, वेयर x इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आया L/5 करके। तो L/5, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर A। तो 15 का आंसर हो जाता है A। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये एक वेव दिखा रखी है आपको ना, साइनोसॉइडल वेव करके, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव ये हमें दिया है 0.5 मीटर। इसका एम्पलीट्यूड मुझे गिवन है इज 10 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा है एट अ पर्टिकुलर टाइम t, किसी टाइम t पे है ना इसका स्नैपशॉट लिया ना, तो यहाँ देख रहा है मुझे कि इस टाइम पे x इक्वल टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0 है। स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन फिगर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो इस पॉइंट P यहाँ दिखा रखा है, उस पॉइंट P पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेव की वेलोसिटी। अब वेव की वेलोसिटी तो कितनी है, +10 ना, ये वेव की वेलोसिटी प्लस है, और इस है ना पॉइंट P वाले पार्टिकल की अगर स्लोप बात करूं तो यहाँ पे टेंजेंट का एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये क्या है, प्लस। और ये प्लस मतलब कहाँ की तरफ है, वेव आगे जा रही है, पर क्योंकि ये ट्रांसवर्स है तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा प्लस जे कैप करते हुए। तो 4 ऑप्शन अगर देख के बात की जाए तो 4 ऑप्शन में प्लस जे कैप हमारे कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर तो हो गया, अब उसकी वैल्यू चलिए निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ पे वेव की वेलोसिटी हमें पता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये स्लोप निकालना है, dy/dx हमें ये पार्ट निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये वेव जो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं a sin ω t माइनस kx प्लस 5, और 5 मैं 0 बोल सकता हूं क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट 0 बना हुआ है। अब मुझे स्लोप निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अब ये dy/dx कैसे आएगा, तो dy/dx के लिए हम बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएट किया जाए ना, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियसली साइन तो प्लस जे कैप आ ही गया, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो a साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos ω t माइनस kx, और यहाँ पे है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये तो आ गया माइनस k करके। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मुझे पूछा है इस पॉइंट P का जिसका डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना गिवन है, इस y वाले पार्टिकल ये पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर ना, मतलब अभी ये कितने सेंटीमीटर पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, 5 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं इस करस्पॉन्डिंग ये 5 हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ आपका 5 करके पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले के लिए। अब यहाँ पे क्या रखो, यहाँ पे आप y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख दो, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर रख दो, ठीक है, और t0 x0 अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पे क्या बन के आएगा आपके पास, ये बन के आएगा sin 5, मतलब sin 5 की वैल्यू कितनी आ गई, sin 5 निकल के आ गया 1/2,
साइन फाइव 1/2 आ गया, मतलब कॉस फाइव कितना आ जाएगा, कॉस फाइव आ जाएगा √3/2, है ना। तो अब यहाँ t0 x0 पुट किया जाए तो इसके केस में हमारा स्लोप कितना आ जाएगा, -a इंटू के की जगह हम लिख सकते हैं 2π/λ इंटू कॉस ऑफ फाइव 1 क्या है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, एम्पलीट्यूड है आपके पास, इसको रख दीजिए। तो एम्पलीट्यूड है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना, मीटर में ले गया 10/100। उसके बाद यहाँ पड़ा है 2π/λ कितना है 0.5 मीटर, यहाँ पे आया 0.5 मीटर, और cos 5 की जगह क्या लगा दीजिए √3/2 करके। तो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, x0 से x0 कैंसिल हुआ, ऊपर गया ये आया 5√3, है ना, ये हो गया नीचे 5, सीधा √3π डिवाइडेड बाय क्या आया 5, यह है मेरे पास, है ना। ये तो स्लोप का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस, है ना, ओवरऑल प्लस आएगा खत्म, है ना। स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है √3π/5 इंटू वेव वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे मीटर पर सेकेंड ले जाते हुए, और फाइनल डायरेक्शन प्लस जे कैप, x0 से x0 कैंसिल, ये आ गया √3π डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकेंड का जे कैप करते हुए, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ए करके। तो ये रहा आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी सीधा निकाल सकते हो, Vp इज इक्वल टू, हम एक और फॉर्मूला लगाते हुए ओमेगा रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, a² माइनस y²। a पता है एम्पलीट्यूड, y की वैल्यू पता है, अब ओमेगा निकालना है ना। ओमेगा कैसे आएगा, VW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा डिवाइडेड बाय k करके ना, यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मुझसे यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी पूछिए तो ओमेगा, है ना, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड को 1/10 लिख दिया, इंटू के की जगह लिख दिया 2π/λ, लैम्डा है 0.5, तो ये निकल के आया 2π डिवाइडेड बाय 5 आ गया, यहाँ रख दो ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 2π डिवाइडेड बाय 5 √a²। तो a² क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा 10² माइनस y कितना है 5², है ना, बाय 100 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये तो 100 हो गया। तो ये हो गया अपने पास 2π डिवाइडेड बाय 500, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 25 75 मतलब 25 3 जा 5√3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 10, इसको कैंसिल किया तो √3 डिवाइडेड बाय क्या आया 50 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। चाहे आप Vp इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y² से कर लीजिए या इससे कर लीजिए, दोनों से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। लिखा है अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L अंडर अ टेंशन T रेजोनेट्स विद अ मोड करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट overtone of a column of length 75 centimeter inside a tube closed at one end। ठीक है, तो इसका आपका है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप क्या लिख सकते हो, है ना, टाइड एट बोथ एंड्स, ठीक है, करेस्पॉन्ड्स टू, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/2L रूट अंडर T/μ, ये स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, दैट इज 3 टाइम्स, मैं लिख सकता हूँ 1/4L, और L हमें दिया हुआ है, लेट्स से ये लेंथ L1 आपको 75 सेंटीमीटर करके गिवन है ना, तो 75/100 इंटू यहाँ पे स्पीड आता है v, और v के बारे में लिखा है स्ट्रिंग ऑल्सो जनरेट्स 4 बीट पर सेकेंड व्हेन एक्साइटेड अलोंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी f करके हमें गिवन है, ठीक है। अब लिखा है नाउ व्हेन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बीट्स reduces to 2 beats per second assuming velocity of sound to be 340 मीटर पर सेकेंड ना, एयर में ये 340 दिया है द फ्रीक्वेंसी n ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो f है ना, जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, वो तो कितनी हो गई आपकी, वो हो गई, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 25 3 जा 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये f की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 340 हर्ट्ज इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, है ना। अब यहाँ लिखा है स्ट्रिंग जनरेट्स, है ना, अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क n के साथ अगर बात की जाए तो ये कितना बीट प्रोड्यूस करता है, 4 बीट्स, मतलब हमारा 340 माइनस n जो हो जाएगा वो 4 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आइदर 340 माइनस n 4 हो जाए या 340 माइनस n जो है वो कितना हो जाए मेरा -4। यहाँ से n आप लिख सकते हो 336 हर्ट्ज, या फिर यहाँ से आप n लिख सकते हो 344 हर्ट्ज करके। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है जब टेंशन इंक्रीज किया, जब ये टेंशन बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, f बढ़ेगा मतलब f डैश हो गया, तो यहाँ पे f डैश होके f डैश माइनस n कितना हो गया आपका, है ना, बीट फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गया, हमसे n पूछा था, तो आप क्या लिखते हो n, है ना, और 2 बीट फ्रीक्वेंसी हुआ, n सेम रखा है मतलब 2 बड़ी होगी ना, तो हम लिख सकते हैं 342 माइनस n इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी बढ़ना है f डैश ऑब्वियसली, ठीक है, इसीलिए हमने बढ़ाया है 2 से, ठीक है, हमने घटाया नहीं है, 338 तो किया नहीं है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 342 माइनस n को या तो 2 कर दो या 342 माइनस n को -2 कर दो। यहाँ से n आया मेरा 340, यहाँ से n आया 344, कौन सा सेम दिख रहा है यहाँ पे देखो, 336 340 344 344, तो हमारा आंसर 344 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बन गया ए करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।